हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्को कैपिटल। मैं हूं मोहम्मद शोएब। आई एम अ सीए, एमबीए एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैंने अपने कई पोस्ट और वीडियोस में कई बार कहा है कि हमें टेक्निकल ट्रेडिंग से दूर रहकर फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। फिस्को कैपिटल के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सब भी हमारे इस अप्रोच में काफ़ी वैल्यू करते हैं और फंडामेंटली ही इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं। हालांकि जो लोग हमारी ग्रोथ स्टोरी और हमारी सक्सेस स्टोरी से वाकिफ नहीं है, जिन्होंने हमारे स्टॉक्स को ग्रो करते नहीं देखा है, वो अभी भी काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें टेक्निकल्स पे जाना चाहिए या फंडामेंटल्स पे। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे पाऊँ, क्या डिफरेंसेस है टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स की और इनकी क्या नुकसान और फ़ायदे हैं, ताकि आप अपने हिसाब से कोई सही डिसीजन ले पाएँ। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग की बात करें, तो देखिए इसमें क्या होता है। आप किसी भी दुनिया की प्रोडक्ट पे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास एक प्राइस और वॉल्यूम का चार्ट बनता है। और ये चार्ट कैसे बनता है? कोई आदमी बाई के लिए बिड कर रहा है, कोई व्यक्ति सेल के लिए बिड कर रहा है, वो बाय और सेल की बिड्स रिकॉर्ड होती रहे और ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो ज़्यादा वॉल्यूम दिखे, कम लोग कर रहे हैं तो कम लोग वॉल्यूम दिखे। इस तरह से एक प्राइस और वॉल्यूम का चार्ट आपको मिलता रहे। तो जहाँ पे जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनमें स्टॉक मार्केट का आपको चार्ट मिल जाता है। कमोडिटी एक्सचेंजेस में कमोडिटीज़ का मिल जाता है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस में क्रिप्टो का मिल जाता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको आसान हो जाती है समझना, प्राइस एंड वॉल्यूम का डेटा कैप्चर करना। और उस बेसिस पे पास्ट डेटा के मूवमेंट के हिसाब से जो हिस्टोरिकली कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं कि इस तरह के पैटर्न्स अगर बनते हैं, तो प्राइस या आपको अप मूव करेगा, जिन्हें हम अप साइड से अप साइड जाने वाले को कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। कुछ को हम रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। तो अगर प्राइस जिस मोमेंट में जा रहा है उससे रिवर्स हो जाए तो वो रिवर्सल पैटर्न, और अगर कंटिन्यू करे उस पैटर्न के बाद तो वो कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाता है। सो इस तरह का पैटर्न जहाँ भी बनता है उसको देख के आप एक डिसीजन लेते हैं कि आपको बाय पोजीशन लेनी है या सेल पोजीशन लेनी है। वो ट्रेडिंग आप पोजीशन की करते हैं और फिर आप बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि मार्केट आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चले। उसमें आप कुछ परसेंट का एक टारगेट रखते हैं और अगर गलती हो गई आपसे पैटर्न आइडेंटिफाई करने में, तो आप कुछ स्टॉप लॉस लगते हैं। अगर आपके हिसाब से चला, आपका टारगेट अचीव हुआ, आप सेल करके प्रॉफिट बना लेते हैं, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप लॉस बुक करके घर चले जाते हैं। ये कुल मिला के टेक्निकल ट्रेडिंग का एक बेसिक है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि मार्केट जब तक उस पास्ट पैटर्न्स के हिसाब से चलता रहता है, रेगुलर वॉल्यूम और रेगुलर प्राइस मूवमेंट होता रहता है, तब तक शायद ये पैटर्न, क्योंकि ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल इनको फॉलो कर रहे हैं, एक सही डायरेक्शन हमें देते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पे कुछ बड़ा इवेंट आता है जिसके अंदर लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है, वॉल्यूम का, वो इन पैटर्न्स को फॉलो करने वालों की बजाय दूसरे तरह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लगता है। जैसे कोविड क्रेश की कुछ भी पैटर्न हो, लोग अपनी पोजीशन सेल करने लगे। अभी एफआईआई सेलिंग की कुछ भी पोजीशन हो, मार्केट इंडिया का कितना भी प्रॉमिसिंग दिख रहा हो, बाहर के लोगों को पैसा निकलना था तो सेल करने लगे। एंड द वाइस वर्सा कि कभी उनको मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से बाय करते रहना है, भले पैटर्न कुछ और कह रहा है। तो उन सिचुएशंस में ये पैटर्न फेल हो जाते हैं काम करना, और फिर आपको ज़्यादा हेवी लॉसेस होते हैं टेक्निकल्स में, बिकॉज़ आप सिर्फ उस पैटर्न को फॉलो करके इन्वेस्ट कर रहे थे। अब जो रेगुलर मार्केट होता है उसमें भी आपको जो बेनिफिट होता है टेक्निकल्स का, वो धीरे-धीरे कम होता जाता है। पहला तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले से एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और इस तरह के टेक्निकल मॉडल्स बन रहे थे जो ऑटोमेशन से ट्रेडिंग करते थे, और टेक्नोलॉजी आपको बीट कर रही थी। एआई के आने के बाद ये और ज़्यादा एडवांस फीचर्स के साथ और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होगी, टेक्निकल ट्रेडिंग होगी, और ऐसे में एक ह्यूमन जो नॉर्मल सा लैपटॉप या मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहा है, उसके अंदर ये मिस प्राइसिंग आइडेंटिफाई करके और अपना बेनिफिट निकालना धीरे-धीरे और मुश्किल होता जाएगा। तो कुल मिला के आप 1-2 बार शायद टेक्नोलॉजी को बीट करने में सक्सेसफुल रहे, पर एक लॉन्ग टर्म में आप इसमें एज़ अ करियर बहुत मुश्किल होगा, विदाउट कि आप खुद इतने बड़े टेक्निकल पर्सन है और आपने खुद ने अपने प्रोप्राइटरी टूल्स बना दी है इस मिस प्राइसिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो बाकी एआई मॉडल्स और इनसे अच्छा चलता है। जब तक आपके पास वो नहीं है, आप शायद ये छोटी-मोटी जो आप कमाई कर सकते हैं, वो भी धीरे-धीरे आपकी कम होने लगेगी। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि देखिए, लोगों के पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है और उनको अपने हिसाब से बाय और सेल करना होता है। तो जब उन्हें लगता है कि हमें बाय करना है और प्राइसेज़ थोड़ी ज़्यादा है, या हमें सेल करना है और प्राइसेज़ थोड़ी कम है, तो वो इस वॉल्यूम और प्राइस के जो टेक्निकल चार्ट्स है, इनको आपके अगेंस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। वो ऐसे पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपको लगे कि ये बाय जाएगा यानी बढ़ेगा, और फिर वो उस वक़्त सेल करने लगे जब आप बाय करने की अपनी टेक्निकल पोज़ीशंस बनाएँ।
और वाइस वर्सा जब उन्हें बाय करना है तो वो ऐसा पैटर्न बना सकते हैं कि प्राइसेस गिरेगी। तो वो सारी चीज़ें जब बहुत पैसा होता है तो बन जाती है और ऐसे में आपके जो टेक्निकल चार्ट्स हैं उनके अंदर मैनिपुलेशन की भी संभावनाएँ बढ़ती है। और सक्सेस रेट का जैसे मैंने आपको बताया कि लो सक्सेस रेट है जो और ज़्यादा लो हो जाएगा जैसे-जैसे मार्केट में टेक्नोलॉजी एडवांस होगी। क्योंकि आप कुल मिला के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप बस जो मार्केट के अंदर एक तरह से हम मिस प्राइसिंग बोल दें या एक अ कहीं न कहीं गैप बन रहा है उस डिमांड सप्लाई मिसमैच को एक्यूरेटली ट्रैक करने का उस ज़रा से रेंज में आप खेल रहे हैं। ज़्यादा आप कुछ बड़ा इसके अंदर नहीं कर रहे। तो जब रेंज ही बहुत छोटी है तो वहाँ पे ऑलरेडी जब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट होगी तो वो रेंज और छोटी होती जाएगी और आपकी सक्सेस रेट इन दैट बिज़नेस कम होती जाएगी। सो ऐसे में जो भी पहली बात तो अगर आपके पास टाइम है नहीं, समय कम है और आप एक अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, सो आपके लिए तो ये टेक्निकल ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट होता ही है। बट अगर आप ऐसे यंग एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर है, जिसके अंदर आपके पास पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है और आपको लगता है कि आपको कुछ और आता भी नहीं है, आपको ट्रेडिंग में ही शायद आपको कोई बिज़नेस बनाना है, तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से बेटर है आपको मेरे हिसाब से हर जिले के अंदर हमारे यहाँ अनाज मंडी, सब्जी मंडी, अ, फुल मंडी इस तरह की मंडियाँ होती है, जहाँ पे कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। वहाँ पे आप जाके बाय कीजिए सही फेयर प्राइस का अंदेशा पे और एक सप्लायर या बायर नेटवर्क अपना तैयार कीजिए जो आपसे हायर प्राइस पे ये कमोडिटीज़ लेने को रेडी हो और आपका ट्रांसफर कॉस्ट और ये सब करने के बाद भी आप एक अच्छा किल्ली बेनिफिट शॉर्ट बना सके। तो वो एक ज़्यादा लॉजिकल ट्रेडिंग का आपका बिज़नेस हो जाएगा और फिर उनके कमोडिटीज़ या उन करेंसीज़ के अंदर जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा सारी बिज़नेस साइकिल्स कैसे मूव होती है, कब प्राइस बढ़ सकते हैं, कब घट सकते हैं, तो आप सेम चीज़ का एक्सचेंज पे भी जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होते हैं, उसके अलावा करेंसी एक्सचेंजेस होते हैं। तो वहाँ पे आप फिर ट्रेडर बन सकते हैं फुल टाइम। सो वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल रहेगा रादर देन आप स्टॉक्स में इस तरह की ट्रेडिंग करें जस्ट बिकॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम कि आपके पास पैसा नहीं है और पैसा कमाना आता नहीं है। दूसरी बात करते हैं फंडामेंटल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की। तो देखिए इसमें फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट में कुल मिला के बात ये होती है कि आपको किसी प्राइस या वॉल्यूम चार्ट की ज़रूरत नहीं है। प्राइस वॉल्यूम चार्ट हो ना हो, कुल मिला के आप वो जो भी अंडरलाइंग एसेट है, उसको अगर आपको इवैल्यूएट करना आता है, तो आप उसका कुछ ना कुछ अप्रोच से एक वैल्यूएशन बनाते हैं। जैसे कोई रियल एस्टेट है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि आसपास की रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ से हमने कंपेयर किया और उस हिसाब से स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट निकाल के हमने इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू देख ली। उसपे कुछ कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन के उस वक़्त के रेट के हिसाब से हमने कंस्ट्रक्शन की वैल्यू और ऐड कर दी। हमारे हिसाब से एक अंदाज़ बन गया कि ये प्रॉपर्टी किस रेंज में हमें खरीदनी चाहिए। अगर उससे कम में मिल रही है तो खरीदो, उससे ज़्यादा में मिल रही है तो मत खरीदो, ये बेसिकली रियल एस्टेट में हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि आपको कोई ज़मीन खरीदनी है, आपको कंपैरिज़न से ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि आप वहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा बिज़नेस खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि बहुत बेनिफिट देगा उस पर्टिकुलर लोकेशन में। तो आप फिर उस बिज़नेस की जो इनकम है और उसके लिए वो लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस हिसाब से आप अपना एनालिसिस करके उसकी वैल्यू बना सकते हैं और वहाँ पे आप शायद जो प्राइस कंपैरिज़न के हिसाब से थोड़ी प्रीमियम में भी आ रही है, वो भी आप उसको देने को राज़ी होगे क्योंकि आपका जो यूज़ केस है उस पर्टिकुलर रियल एस्टेट के लिए वो डिफरेंट है। सो सेम चीज़ बिज़नेसेज़ में भी होती है कि आप बिज़नेस की पूरी फाइनेंशियल बैलेंस शीट वगैरह को अंडरस्टैंड करें, उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस करें, उसके बाद आप उनकी ग्रोथ स्टोरी को समझें कि आगे जाके क्या नैरेटिव बन रहा है, कैसा बिज़नेस चलने वाला है, आगे ज़्यादा बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, क्या बेनिफिट है इसके, नुकसान हो सकते हैं और उस हिसाब से आप एक वैल्यूएशन पे आते हो उस पर्टिकुलर बिज़नेस की कि आज की तारीख में अगर मुझे पूरा बिज़नेस एक्वायर करना है, तो क्या इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। एंड अगर वो वैल्यूएशन उसकी करंट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप उसके अंदर बाय का बेसिकली डिसीज़न लेते हैं। सो ये होता है फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट में। अब बेसिकली क्या है ना कि फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट में आप वैल्यूएशन तो कर लेते हैं, बट आपकी वैल्यू पे मार्केट या दूसरी पब्लिक कब तक एग्री करेगी और आपको वो वैल्यू देने को रेडी होगी, उसका कोई टाइम कहीं से भी प्रेडिक्ट नहीं। तो इसीलिए जितना ज़्यादा आपके पास टाइम रहेगा, उतना बेटर आप उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसलिए इसमें लॉन्ग टर्म का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर शॉर्ट टर्म में आपको पैसा कमाना है, तो फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट में आपने बेटर ऑप्शन आइडेंटिफाई करके उसके बाद भी ज़रूरी नहीं कि आप पैसा कमा के लिख दें। सो ऐसे सिचुएशन में बेटर यही होता है कि आप डेट ऑप्शंस या फिक्स्ड डिपॉज़िट इस तरह से बॉन्ड्स वगैरह खरीद के आप इन्वेस्टमेंट करें। जहाँ तक बात है अपने फंडामेंटल्स के अंदर डाउनसाइड की, तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती है जिससे डाउनसाइड बन जाती है फंडामेंटल्स में। पहले चांसेस ये है कि आपने जिस कंपनी का वैल्यूएशन किया है, उसके अंदर फाइनेंशियल्स डिटीरियोरेटेड है, लेकिन आपको काफ़ी इन्फ्लेटेड बताया गया है। जैसे कंपनी का बिज़नेस 100 करोड़ का है, पर आपको बताया गया है कि 1000-2000 करोड़ का बिज़नेस करती है। तो आपका बेस ही काफ़ी बड़ा हो गया और उसपे आप वैल्यूएशन करके एक हायर प्राइस कोट करेंगे वैल्यूएशन पे, जबकि वो कंपनी उसकी करंट प्राइस भी डिज़र्व नहीं करती। और ऐसे में जैसे फाइनेंशियल डिटीरियोरेट होने लगते हैं, फिर कंपनी का वैल्यूएशन एकदम गिर जाता है।
सो एक तो ये तरीका है कि आप इस तरह के फाइनेंशियल्स का सही से ऑडिट खुद भी देखना सीखें और फिर जहाँ पे आपको लगता है सही फाइनेंशियल से ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल से वहीं इन्वेस्ट करें। उसके बाद भी कई बार ऐसी ऑप्शंस आ जाते हैं कि हमको लगता नहीं है, पता नहीं चलता है कि फाइनेंशियल खराब है, फिर इवेंचुअली फ्रॉड निकल के सामने आता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपने जैसे ही आइडेंटिफाई किया कि यहाँ एक फ्रॉड हुआ है, हम जल्द से जल्द उस शेयर को लॉस बुक करके बेच के निकलिए। दूसरा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे इस तरह का कि आपने बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नंबर से वैल्यूएशन कर दिया। तो हाई ग्रोथ कंपनीज, न्यू बिज़नेसेस, इनमें ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आप बहुत हाई ग्रोथ कोट करके अपना वैल्यूएशन पे आते हैं एंड इवेंचुअली ये होता है कि जो बिज़नेस है, वो धीरे-धीरे डिक्लाइन होने लगता है। इवेंचुअली वो हाई ग्रोथ कंपनी थोड़ी-सी भी मिस कर जाती है अपनी ग्रोथ स्टोरी को। मान लीजिए आपने 100% ग्रोथ एक्सपेक्ट की और अगर वो 90 भी रह गई, तो भी आपका जो शेयर है, वो धड़ाम से गिरने लगता है। इस तरह के हाई ग्रोथ तो उसके लिए ज़्यादातर ये किया जाता है कि हम काफ़ी कंज़र्वेटिव एस्टिमेट लेके वैल्यूएशन करें। तो हम इस तरह की मिस प्राइसिंग या अ, इस तरह की गलत वैल्यूएशन से बच सकते हैं। ये दो बात हो गई फंडामेंटल्स के अंदर डाउनसाइड की। अब बात करते हैं पीसीएम मार्केट के हिसाब से कि एज इन्वेस्टर किसको ज़्यादा फ़ायदा होता। तो देखिए टेक्निकल्स का क्या होता है कि वो एक फिबोनाची सीक्वेंस हो गया या बॉलिंजर बैंड्स हो गए या इस तरह के टेक्निकल जो एक मैथमेटिकल मॉडल्स है उस पे चलते हैं कि इस रेंज के अंदर हमें ट्रेड करना है, इस रेंज के अंदर ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन आ गया। तो 75,000 हो चुका है सेंसेक्स 85 से और निफ्टी हो चुका है 26,000 से 23। नाउ इस सिचुएशन में आपको सिंपली समझ में ये आ जाना चाहिए कि जो 2-2, 3-3% के स्टॉप लॉस लेते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस से और फिर उस 3% पे वापस अपसाइड में बाय करने की कोशिश करते हैं कि हमारा सपोर्ट है ये या फिर अगला सपोर्ट है। तो उनके कई सारे सपोर्ट्स टूट चुके हैं और ऐसे में बहुत सारा स्टॉप लॉस उन्हें लग गया है, काफ़ी पैसा उनका लॉस में जा चुका है। नाउ ऐसी सिचुएशन में सिंपल है कि जो टेक्निकल वाला है उसका पैसा बनना बहुत मुश्किल है। उसका लॉस होना ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि उसके सपोर्ट्स के हिसाब से वो ट्रेडिंग है रहा है। अभी मैंने एक यूट्यूब पे देखा कि पर्सन बहुत फेमस कुछ यूट्यूब पर हो चुका है वो। तो वो जैसे एक सेल का उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, वो उस पोज़ीशन पे फिर से बाय कॉल ले लेते हैं और डबल पैसा डाल देते हैं अपना कैपिटल का। तो उनका ये है कि पहला स्टॉप लॉस के बाद वो ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है। और वो ऐसी पोजीशन लेते हैं ना, ऐसे में उनका अगर वो यही सही में भी कर रहे होंगे, तो काफ़ी लॉस हो चुका होगा उनका डबल ट्रिपल से ज़्यादा बढ़ता गया होगा उनका कैपिटल का लॉस। नाउ कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि फंडामेंटल्स को क्या हुआ होगा ऐसे सिचुएशन में, तो देखिए फंडामेंटल्स वालों ने तो चार्ट देख के कुछ डिसीजन बनाया नहीं था इन्वेस्टमेंट का। लोगों के हिसाब से उन्होंने बनाया नहीं था कि कितना एफआईआई खरीद रहा है, कितना डीआईआई खरीद रहा है, कितना रिटेल खरीद रहा है। उनका सिंपल था, उन्होंने बिज़नेस को समझा, बिज़नेस में लगा कि ये एक प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है, आगे जाके बड़ा होगा। उस हिसाब से उन्होंने शेयर खरीद लिए। वो जब मान लीजिए ₹200 का किसी शेयर का प्राइस था, 200 देने को राज़ी थे इस असम्पशन पे कि 300 या 400 होगा। तो आज अगर वो 150 में आ गया है, तो उनके लिए तो एक बहुत खुशी की बात है कि उनका पैसा डिस्काउंट पे वो शेयर वो खरीद सकते हैं। तो ऐसे में फंडामेंटल्स वालों के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी शेयर को बाय करें जिसको वो पहले बाय किए थे। नाउ यहाँ पे अ, हमारे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, उसके लिए अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है। सबसे पहला तो कि आपके पास बहुत टाइम है और पैसा बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है। सो कुल मिला के आपको जॉब करनी चाहिए या कुछ अर्निंग का साधन मिलना चाहिए उस टाइम को यूज़ करके। नाउ आप अगर ये मानते हैं कि आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप कोई जॉब कर सके या आप कहीं और से कमा सकते हो और ट्रेडिंग आपको ऐसी फील्ड लगती है जहाँ से आप पैसा बना सकते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको स्टॉक ट्रेडिंग की बजाय लोकल मार्केट्स के अंदर जो सब्जी मंडी होती है, अनाज मंडी होती है, कमोडिटीज़ की जहाँ ट्रेडिंग होती है, वहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आप एक अच्छा बायर बेस अपना बना सकते हो और तो जब आपकी एक्सपर्टीज़ हो जाती है कमोडिटीज़ के अंदर लोकल मार्केट में ट्रेडिंग की, आप उसका बिज़नेस साइकिल समझ लेते हैं कि कब इसके भाव बढ़ते हैं, कब घटते हैं और सेम चीज़ अगर आप करेंसी या अमाउंट पेरिशेबल कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड, सिल्वर इनमें समझने लग जाते हैं, तो फिर आप उसको एक्सचेंज ट्रेडिंग पे भी फॉलो कर सकते हैं जैसे एमसीएक्स हो गया या ये सारी चीज़ों पे। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के लिए वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है रादर देन दिस स्टॉक मार्केट। दूसरा अगर हम बात करें कि आपके पास पैसा बहुत है और टाइम भी बहुत है या पैसा है और टाइम भी है कुल मिला के। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको खुद से लर्निंग करनी चाहिए, फंडामेंटल्स सीखने चाहिए, फंडामेंटल्स सीख के और खुद को बेस्ट ऑप्शंस एट इन्वेस्टमेंट के ढूँढनी चाहिए और फिर वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपका दूसरा सिचुएशन हो गया। तीसरा इसके अंदर केस ये होता है कि आपके पास पैसा काफ़ी है पर टाइम नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपको जाके सिर्फ़ एक बेस्ट एडवाइज़र्स हायर करने चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, रिसर्च एनालिस्ट हायर कर सकते हैं, पीएमएस, एआईएस जा सकते हैं।
और वहाँ पे आपको जाके उन लोगों से ये बेसिकली आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के ला के दे और वो बेस्ट ऑप्शंस के अंदर फिर आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शन है एक इन्वेस्टर के लिए। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसके अंदर हमने डिफरेंस पहले चालू किया बताना, फंडामेंटल टेक्निकल का, फिर हमने आपको इनके अपसाइड डाउनसाइड बताया और अभी इन्वेस्टर के लिए ट्रेडर के लिए क्या बेनिफिट है वो सारी चीज़ें बताई। तो फिर ये फंडामेंटल जो है मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि हमें फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको फुल टाइम फुल ट्रेडिंग प्रोफेशन भी जाना है तो उसके लिए भी मैंने कोशिश की है कुछ तरीके बताने की जिससे आप अपना लॉस कम कर सकें। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के वीडियो देखने के लिए। और अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है या आपको और कुछ इसके अंदर ऐड करना है, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट में यहाँ पर बताएँ, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी उसको समझने में हेल्प और हमारा अगर कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अगेंस्ट में, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।